चलिए, तो ठीक है, आप लोगों ने उत्तराखंड के तो प्रश्न कर लिए हैं, है ना। और अब हम लोग हिंदी और जीएस वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। ऑनलाइन में कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि एक वीडियो में दोनों पार्ट नहीं हो रहे हैं। देखो, लेंदी है पेपर, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में डाल रहे हैं। पहले पार्ट में आपका उत्तराखंड वाला एक्सप्लेन होता है ना, और दूसरे पार्ट में आपका हिंदी और जो मेरा जीएस वाला है वो दोनों जो है हो जाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा हम डिटेलिंग जा रहे हैं तो इसमें एक एक घंटे से ऊपर वीडियो बन जाती हैं दोनों, तो वो इसलिए जो है दो पार्ट्स में आती है। जैसे अगर आज ही पेपर एक्सप्लेन हो रहा है तो आज शाम को इसका उत्तराखंड वाला पार्ट अपलोड होगा, और फिर कल शाम को रात को ठीक 8 बजे, है ना, इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए सूचना है ना, आप लोगों को तो खैर यहाँ पर मिल जा रहा है सारा मैटर। तो हिंदी के प्रश्नों की बात करें, आई होप सो कि आपको ईजी लगे होंगे। बेसिक प्रश्न थे, इतने ज्यादा बड़े तो प्रश्न थे नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा हुआ है कि रिक्शा जो है ये किस भाषा का शब्द है। अब ये व्यक्ति वही बता पाएगा जिसने अब पढ़ाई से सायोनारा नहीं किया हो, है ना। यानी कि जूता, मतलब ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर आएगा क्या, जापानी। जो शब्द है ना, जैसे रिक्शा शब्द है, सायोनारा शब्द है, तो ये जो हमारे पास आ रखे हैं ये जापानी शब्दों के रूप में आ रखे हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। जैसे सायोनारा, सायोनारा क्या होता है, बाय बाय बोलता है ना, टाटा बाय बाय को जापानी में जो है सायोनारा सायोनारा कहते हैं। अब बाकी अब कितनी बार पूछोगे मुझे, अरबी शब्द हम लोग कई दफा पढ़ चुके, फारसी शब्द हम लोग कई दफा पढ़ चुके, फिर भी एक दो अरबी शब्द बताओ, ज्यादा नहीं, ठीक है। औरत है, अदालत है, ओके, और ठीक है, तारीख और कागज, कानून, पुस्तक, अखबार, गरीब, तमाशा, ये सब यहीं से हैं। फारसी पे अफसोस मत करना, जल्दी से बताओ, ठीक है, अफसोस है। आतिशबाजी, आतिशबाजी इसमें आएगा, इसके अलावा ठीक है, और ओके, सरकार, बहुत बढ़िया, सरकार है। इसके अलावा पैमाना है, ये दीवार जो है ये दीवार शब्द है, ठीक है। जैसे आप जोश में आंसर दे रहे हो तो जोश जो शब्द है अपने आप में वो फारसी शब्द है। और अगर चीनी की बात करें तो इसमें क्या है, चा से ही पहले नाम याद रखो। जैसे नहीं, चाकू नहीं आएगा इसमें, इसमें जैसे आएगा क्या, चीकू, चाकू नहीं, चीकू। चीकू के अलावा लीची या फिर चीनी या फिर चाय, तो चा से चाय से, चा से चाय, चा से चीनी, चा से चाउमीन, चाउमीन भी है, ठीक है, बिल्कुल है, चाउमीन भी है। तो यहाँ से जैसे चीकू हो गया, तो ये जो शब्द आ रखे हैं वो चाइनीज शब्द हैं, चाइना से जो है आ रखे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध शब्द कौन सा है। अब जब आप प्रत्युत्तर लिखते हैं, ठीक है, उत्तर के ऊपर जब उत्तर दोगे तो प्रत्युत्तर मिलेगा, तो इट मींस की प्रत्युत्तर का जो सही जो लिखने का शुद्ध क्रम है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्युत्तर लिखेंगे ना। चलिए, अभी बेसिक सवाल है, नेक्स्ट आए थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा सवाल आपसे पूछता है कि कलम का सिपाही ये किसने लिखी है। बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, किसे कहा जाता है, हाँ, कलम का सिपाही किसे कहा गया है, प्रेमचंद जी को, बिल्कुल। और आप जानते हैं कि प्रेमचंद जी का रियल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। तो इनको धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जानते थे प्रेमचंद जी को। और मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे का क्या नाम है, हाँ, क्या नाम है उनका, अमृत राय। तो जो अमृत राय जी हैं यानी कि मुंशी जी के बेटे, उन्होंने अपने पिता के ऊपर जीवनी लिखी थी। जीवनी इज बायोग्राफी, दो चीज आती है ना, एक होती है ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, जैसे अगर अनूप सर अपने बारे में खुद लिखें तो वो आत्मकथा है, और अगर सौरभ मेरे बारे में कुछ लिखे या आप मेरे बारे में कुछ लिखें, मतलब अच्छा लिखना है और कुछ गलत मत लिखना यूट्यूब पोस्ट पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उनकी जीवनी कहेंगे या उनकी बायोग्राफी कहेंगे। और ऐसी बायोग्राफी जो है इसको लिखा था अमृत राय जी ने, जिसका नाम था प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। भाई उनकी जो उन्होंने जीवनी लिखी है उसका नाम ही क्या है, उसका नाम है प्रेमचंद्र, है ना, और उसके आगे कलम का सिपाही। यही देखो, यही लिखने के लिए जो है अमृत राय जी को, ये अमृत राय की रचना आया, मुंशी जी के बेटे, तो अमृत राय को इसी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जो है इसको लेकर। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला कब, 1963 में। तो 1963 में जो है अमृत राय जी को इसी रचना के लिए प्रेमचंद कलम का सिपाही इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा अमृत राय जी ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है बीज। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है बीज। इन्होंने ही लिखा है कहानी संग्रह, सॉरी इन्होंने लिखा है बीज, और इनका एक और कहानी संग्रह जो है इसका नाम है तिरंगा कफन। दो चीज है, अगर इनका उपन्यास पूछा तो उपन्यास है इनका बीज,
और अगर इनके कहानी संग्रह की बात करें तो ये क्या है, तिरंगा कफन। ये किसकी बात चल रही है, अमृत जी की मैं बात कर रहा हूं, अभी मुंशी जी पे बात नहीं कर रहा हूं। और मुंशी प्रेमचंद जी की अगर मैं आपको कृतियां पूछूं, कहानियां पूछूं, तो बहुत सारी आपको आई होप सो याद होंगी। जैसे कुछ नहीं तो सबसे फेमस गोदान इन्होंने लिखा है, या फिर आप गबन कह लीजिए। आप लोगों ने बेसिक्स तो सुने होंगे, या आई होप सो पढ़ने की इच्छा होगी तो लाइब्रेरी में आ जाओ, मेरे पास में सारी नहीं भी तो 4-5 जो है इनकी किताबें रखी भी है ना। गबन के अलावा इन्होंने क्या लिखा है, जल्दी से, हाँ जी, कर्मभूमि इन्होंने लिखी है, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, ये सारे किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की जो है रचनाएं। तो ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, बड़ा नाम है। आई होप सो आप लोगों ने इनके बारे में जो है जाना होगा। बाकी देखो गाइज, मैं हर क्लास में वो चीज स्ट्रेस नहीं कर सकता, हर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने आपको निराला जी की भी बता रखी है, जयशंकर त्रिपाठी जी की भी बता रखी है, जयशंकर प्रसाद जी की, और जो है रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इनकी भी मैंने बता रखी है। दिनकर की सबसे फेमस बताओ, दिनकर जी की जल्दी से, रश्मि रथी बोलो। कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन देखो कहाँ होती है, जब आप उर्वशी पूछते हो तो उर्वशी जयशंकर जी की भी है और उर्वशी जो है दिनकर साहब की भी है। दो लोगों ने उर्वशी लिखी हुई, तो वो जयशंकर की भी है, वो दिनकर भी है। और अगर ऑप्शन में दोनों आए तो मेरे हिसाब से आप दिनकर लिख देना, उर्वशी इनकी जो है प्रसिद्ध है। तो ये कंफ्यूजन कई बार रहता है ना। तो इस तरीके से आपने ये वाला पढ़ा है। दवाग्नि का मतलब क्या है, दवाग्नि, दवाग्नि आपको पूछा हुआ है, जंगल में लगने वाली आग। अच्छा, पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। ठीक है, तो अगर ये सवाल ऐसा बन जाए तो इसको जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि। और जल में लगने वाली आग, जल्दी से, आग का पर्यायवाची क्या है, अनल। क्या मैं आग को कह सकता हूं, या सुनो, अनल। तो इसको कहते हैं बड़वा नल। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बड़वा नल, है ना, बड़वा नल। ये कौन सी आग है, दैट इज जल में लगने वाली जो आग है वो है बड़वा नल। ठीक है, चलिए, ऐसे सवाल कई दफा बन जाते हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या इसका सही आया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि के अलावा भी कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसके अलावा भी इसको कहते हैं दावानल। अगर कल को दावानल भी पूछा ना तो दावानल भी सेम है, दावानल ये भी सेम है, दवाग्नि दावानल वो जो है किसको कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जातिवाचक, चलो जाति पूछा है और ऊपर से पुल्लिंग पूछा है, एक चीज बताओ, चावल किसको दर्शा रहा है, मतलब ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, ये समूहवाचक है, ये द्रव्यवाचक है क्या ये, चावल। चावल का क्या होता है, मापन होता है, द्रव्यवाचक में आएगा, परिणाम में आएगा, तो ये द्रव्यवाचक में आएगा। द्रव्यवाचक मतलब जहां पर हम लोग परिमाण की बात कर रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक में आएगा, चाहे वो द्रव्यवाचक में आ जाए। ठीक है, चलिए, अब ये बताओ मोहन किस में आएगा, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। हिमालय किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। तो अब मुझे कुछ और याद हो ना हो, चपरासी जो है ये किसको दर्शा रहा है, एक जाति को दर्शा रहा है, और उसमें भी पुल्लिंग का भाव आ रहा है, तो चपरासी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग जो है इस आधार पर आप लोग, जातिवाचक पुल्लिंग जो है इस आधार पर संज्ञा के रूप में जाना है। राइट, संज्ञा क्या है, कितने भेद हैं, बेसिक बता रखा मैंने, सिंपल है ना। चलिए, अब ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। तो बताओ जरा, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, अब री किस में आता है। अब अगर आपने नहीं भी पढ़े होंगे तो क्या आज आपको आ लिखाया जाए, आ आ ई उ उ, और इसके बाद क्या लिखते हैं, रि लिखते हैं, यानी किस में आता है, स्वर में आता है। तो ये किस में आएगा, स्वर में। लेकिन आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, स्वर के भी भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर हो सकते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर हो सकते हैं, ठीक है, वायु निकलने के आधार पर हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, रि किस में आता है, दीर्घ व्यंजन में, प्लुत सॉरी दीर्घ स्वर में, प्लुत स्वर में, या फिर जो है आपके ह्रस्व स्वर जिसको लघु स्वर कहते हैं। तो रि किस में आएगा, रिपीट कर रहा हूं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। पढ़ना है, देखो पढ़ के देखा करो, अ आ ई उ उ रि। अब जब आप अ ई उ और रि बोलेंगे तो इनको बोलने में क्या हो रहा है, इनको बोलने में कम जो है यूनिट का समय लग रहा है, और कम यूनिट कितना, 1 यूनिट का समय। और इसलिए जो अ ई उ और रि है ये होते हैं हमारे लघु स्वर, जिनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। और जिनको बोलने में ज्यादा समय लगे, अ
आ, ई, उ। तो जैसे हमने कहा आ, ई, उ, है ना, या फिर जो है ए, आए, ओ, आओ, यानी इन चार को हटा दो तो इनके अलावा जितने भी हैं सबके सब कहलाएंगे दीर्घ स्वर, जिनको गुरु स्वर भी कहते हैं। और तब एक आते हैं प्लुत स्वर, जिनमें 2 यूनिट से भी ज्यादा समय लगे, जैसे राम या ओम जब हम कहते हैं, और उसको जो है ऐसे, जैसे ऐसे शब्द नहीं होता ये ऐस की भांति, तो इसको इस तरीके से जो है लिखा जाता है, सिंबल किया जाता है उसको, राइट। तो इसलिए री का जो सही लिखेंगे आप लोग स्वर में ही लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आसान है, बेसिक है। दो टूक होना, दो टूक बात करता है भाई, वो व्यक्ति दो टूक बात करता है, ज्यादा नहीं बोलता, तो इट मीन्स कि वो क्या करता है, हमेशा स्पष्ट बात करता है। तो स्पष्ट रहने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हमेशा शब्द आता है दो टूक होना, है ना। तो सही शब्द क्या है, स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दो। निम्न में उत्प्रेक्षा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वैसे उत्प्रेक्षा का अपोजिट अपेक्षा की बजाय अगर उपेक्षा होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अगर इसमें उपेक्षा नहीं है तो एक काम करिए, आप इसको अपेक्षा लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका लिख लेना। वैसे इसके लिए और शुद्ध लिखना तो उपेक्षा लिखना। क्या लिखना है इसके लिए? उपेक्षा। अच्छा ये बताओ सापेक्ष का क्या होगा अपोजिट? सापेक्ष सोचने वाली बात है, हाँ नहीं, निरपेक्ष। सापेक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा निरपेक्ष। ऐसा ही बताओ आदर का? अनादर, निरादर मत लिखना है। सम्मान का? हाँ सम्मान का आप लोग लिख सकते हैं किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार, है ना, तो इसका अपमान लिख सकते हैं आप। अपमान करना किसका? सम्मान का अपोजिट अपमान, है ना, कि भाई वहां पे मुझे सम्मान मिला, कोई कहेगा कि वहां पे मुझे अपमान हुआ। व्यायाम में कौन सी संधि है? मैंने कहा देखो तोड़ेंगे इसको बाद में, पहले हम नियम पढ़ेंगे। इसमें या से पहले अधूरा व्यंजन आ रहा है, यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यण। और अगर ऐसे भी समझना है तो तोड़ो इसको, वि धन आयाम। अब वी में छोटी ई की मात्रा, इधर बड़े आ की मात्रा, ई धन आ जोड़ेंगे, बोलो या। तो इसमें क्या आ रहा है? या का उच्चारण आ रहा है। और जहां पर य र व आए और उनसे पहले कोई अधूरा व्यंजन आए तो हम लोगों ने नियम को 1000 दफा पढ़ लिया, वहां पर होता है यण संधि। ये भी मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि जहां पर दीर्घ संधि होगी वहां पर क्या आएगा? आ, ई और उ आएगा। इसके लिए चिन्ह क्या है? आ, ई और उ। गुण संधि के लिए ए, ओ, अर। आयादी संधि के लिए क्या आएगा? जैसे आओ या फिर आए, यही तो आते हैं, आओ, आओ, आए, ये सारे किस में आते हैं? इसी में आते हैं, राइट। या अगर हमसे पूछे कोई वृद्धि संधि, तो वृद्धि के लिए कौन सा आएगा? आए, आओ। तो आए, आओ और जो है वो किस में आ जाएगा? वृद्धि में आ जाएगा। तो ये मैं कई दफा आपको बता चुका हूं। जैसे अगर हमसे कोई एक शब्द पूछे और कहते बेटा बताना विद्यालय, तो इसका उच्चारण देखो विद्या, आ। तो आ का उच्चारण जहां पर आ जाए वहां हम लोग गेस करेंगे कि क्या है? दीर्घ संधि। अगर कोई मुझसे पूछेगा भूर्जा, क्या पूछेगा? भूर्जा, भूधन ऊर्जा, तो भूर्जा, तो भूर्जा में भी क्या आएगा? दीर्घ आएगा, बड़े ऊ का उच्चारण आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है शब्दों की पहचान उनको लिखकर ही कर सकोगे, ऐसा मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। तुम्हें अब क्या कहना है? क्वेश्चन मार्क। तुम्हें अब क्या कहना है? तो जहां पर चिन्ह क्या आ गया? क्या आ गया, तो वहां पर कोई गुंजाइश थी कि हम इसका क्या लिखें? भाई क्या कहना है, तो जैसे क्या का जब आता है तो वहां पर क्या आ जाता है? प्रश्नवाचक आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही लिख लेना। प्रश्न में ही तो पूछेंगे आप लोग क्या, तुम्हें अब क्या, तो क्या जो है ये हो गया अपने आप में प्रश्न, है ना। या तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, है ना, तो ईटीसी ईटीसी। अच्छा जहां पर संदेहवाचक हो, संदेह में क्या है? कोई भी एक वाक्य बनाओ जिसमें संदेह है। अभी मत कहना शायद वो मुझसे प्यार करती है, वो भी ठीक है, शायद वो मुझसे प्यार करती है। पार्टी कर रहे थे आप, अचानक से कहा शायद पिताजी आ रहे हैं, शायद पिताजी आ जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर संदेह है, कि संदेह भाई कंफर्म्ड नहीं है। पता चले गुलाब लेके गए और जो है गुलाबी होके वापस आ गए। आज्ञावाचक में क्या है? सौरभ एक गिलास पानी लाना, आज्ञा है। सौरभ एक गिलास पानी लाना, तो ये क्या है? आज्ञा है, ठीक है। मैंने कहा कि अभिषेक पुस्तक लाओ, तो ये क्या है? ये एक आज्ञा है। जैसे हम किसी को आज्ञा देते कि जाओ ये कर लीजिए, है ना,
या निषेधवाचक में क्या है? निषेध का मतलब क्या होता है? नहीं, मना करना। मैं आज क्लास नहीं पढ़ूंगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं आज खाऊंगा नहीं, बाबू ने मना किया है, ठीक है, फिट होना है। या फिर जो है मैं पढ़ूंगा नहीं। तो जहां पर निषेध ना हो, ना करने का जो है भाव, वहां पर निषेध होगा। इजी है, इतना ज्यादा आज टफ है नहीं हिंदी, आपके लिए इजी हिंदी है। फटाफट आगे बढ़ो। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, इसमें कौन सा अलंकार जो है आपको नजर आता है? कमल नैन, अब देखो इसमें यहीं पर पता चल गया, कमल नैन, इनके बीच में हमें देना चाहिए हाइफन चिन्ह। जहां हमें ये समझना होगा कि जहां इनके बीच में क्या होगा, हाइफन चिन्ह होगा, है ना, वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। अब रूपक अलंकार की विशेषता क्या है? देखो, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नजर ना आए, में कोई भिन्नता न हो, यानी मैं इसको यूं कह सकूंगा, यानी मैं इसको ये कह सकूंगा कि जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर न दिखता हो। उपमेय में ही उपमान छुपा हुआ है। अब उपमेय और उपमान आप लोगों ने सुना है, जैसे आपने सुना है मैया मोहे चंद्र खिलौना लेहू, या मैया में चंद्र खिलौना लेहू, तो चंद्र खिलौना, चांद के जैसा खिलौना। ऐसे कमल नैन, यानी कि कमल के जैसे नैन। तो यहां पर अगर हमसे ये पूछ रहा है कि कमल नैन है, या कहीं पर लिखा होता है चंद्र खिलौना, चंद्र सा खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना, तो भाई वहां पर हम लोग सीधे सीधे क्या समझ जाएंगे, वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार आएगा। तो राइट आंसर विल बी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। वक्रोक्ति का मतलब क्या है बताओ? जहां पर देखो वक्ता कुछ और कहना चाहे या कुछ और कहता है और श्रोता उसको कुछ और समझता है। जहां पर बोलने वाला कुछ और कह रहा है और समझने वाला कुछ और समझ रहा है, यहां पर क्या आ जाएगा, आपका वक्रोक्ति आ जाएगा। बस में अलग अलग है, जैसे काकू वक्रोक्ति होता है वो वहां पर अलग आ जाता है ना। जैसे उदाहरण कोई एक आपको याद आ रहा हो वक्रोक्ति का? ओके, चलो ठीक, ठीक है। जैसे एक माँ पार्वती और देवी लक्ष्मी के बीच में मान लीजिए एक हास्य व्यंग चल रहा है, तो वहां पर जैसे ऐसे कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी कुछ पूछ रही हैं माँ पार्वती से, और माँ पार्वती उसका जो है कुछ और जवाब दे रही है। ये ऐसे हम लोग जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच का संवाद देख लेते हैं। राधा पूछती है द्वार कौन खड़े, तो सामने से आवाज आती है मैं गोपाल। गोपाल मतलब जो ग्वालपाल है, ग्वालपाल मैं गोपाल। तो कहती है अगर आप गोपाल हो, मतलब अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं ना कि मैं गोपाल, तो कहती है कि आप गोपाल तो आपका यहाँ का काम, आप जंगल में चले जाओ। तो वो जान के जो है हास्य मजाक, हास्य व्यंग में जो है उनको मतलब कुछ और समझ रही है, वो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से, है ना, चलिए इस तरीके से आएगा। वहां पर श्लेष में क्या होता है? श्लेष मतलब चिपका हुआ। एक ही शब्द के दो अर्थ आ सकते हैं, जैसे वृष भानुजा, जैसे हलधर। तो भाई हलधर के दो अर्थ हो सकते हैं, वृष भानुजा के दो अर्थ हो सकते हैं। अभी मैंने आज से सुबह वाली क्लास में अलंकार शुरू करवा दिए हैं, है ना, जो सुबह वाली क्लास होती है ना, कितने बजे होती है भाई? 9 बजे, तो उसमें स्टार्ट हो गया। उपमा तो खैर इजी है, ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, जहां पर तुलना की हो रही। उपमा का मतलब क्या होता है कि आप जो है एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं, एक प्राणी की तुलना जो है किसी दूसरे प्राणी से कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि चंद्रमा सा सुंदर मुख, तो मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा सा सुंदर मुख, तो मुख की तुलना चंद्रमा से, उसमें क्या है? उसमें आपका उपमा अलंकार आ जाएगा। रस, ठीक है, शांत रस। पहले समझो रस का मतलब हिंदी में किस चीज से? आनंद से है ना। और शांत रस जहां पर होगा उसका भाव क्या होगा? उसका भाव प्रेम होगा, उसका भाव जो है श्रृंगार होगा, उसका भाव जो है घृणा होगा, उसका भाव भक्ति होगा। ये क्या होगा इसका भाव? शांत रस का भाव क्या है? अनुराग पक्का? शांत रस का भाव हाँ, ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। निर्वेद क्या होती है? निर्वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य, है ना, जिसको हम लोग शम भी कहते हैं। तो राइट आंसर लिखना है इसका ऑप्शन नंबर डी। रही बात जैसे आप प्रेम की बात करें, तो प्रेम के लिए क्या आता है? श्रृंगार रस, सजना है मुझे सजना के लिए टाइप का, तो इसमें श्रृंगार रस आएगा अगर प्रेम भाव कहीं पर हो तो। अच्छा, जुगुप्सा का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, इसका मतलब होता है घृणा।
जुगुप्सा का मतलब क्या है? जुगुप्सा का मतलब है घृणा, और घृणा के लिए कौन सा रस आता है? बोलो सौरभ। इसके लिए आता है बीभत्स। क्या आता है इसके लिए? इसके लिए आता है बीभत्स। तो इसके लिए बीभत्स रस आएगा। और रही बात जहां पर अनुराग हो, अनुराग का मतलब क्या है? अनुराग भक्ति, तो यहां पर क्या आता है? यहां पर आता है भक्ति रस। अनुराग के लिए कौन सा आएगा? भक्ति रस। जल्दी से बताओ, क्रोध के लिए कौन सा आएगा? रौद्र। क्रोध रस जो है, रौद्र रस जो है, तो रौद्र आएगा उसके लिए ना, क्रोध रस के लिए जो है रौद्र आएगा। तो रौद्र रूप जो होता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपके पास में 12th का, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वेदा। 13, पत्र का वह प्रकार जिसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य। अब देखो जिसमें मेरे को आंसर यहां से मिल जाएगा, इसमें एक जैसे मंत्रालय नहीं बोला, विभिन्न मंत्रालय बोला। तो विभिन्न मंत्रालय के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अब देखो, वो है कार्यालय ज्ञापन। अगर हमसे ज्ञापन पूछता, कार्यालय नहीं, अगर सिर्फ ज्ञापन पूछता, तो ज्ञापन होता एक ही मंत्रालय में। जैसे है ना कि पत्र का वह प्रकार जिसका प्रयोग एक ही मंत्रालय के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान, मंत्रालय एक ही, जहां विभिन्न मंत्रालय हो जाएगा वहां पर क्या होगा? कार्यालय ज्ञापन होगा। और जहां पर एक ही मंत्रालय के अंदर जो है सूचना का आदान प्रदान होगा। बस यही डिफरेंस समझना कि यहां पर एक ही मंत्रालय के भीतर जो सूचनाएं हैं, इस सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। तो वहां पर, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अनुस्मारक। भाई किसी मंत्रालय को कोई कार्य दिया गया था, और उस कार्य को से पुनः याद दिलाने के लिए एक जो है लेटर लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा जा रहा है, तो वो क्या है? वो अनुस्मारक है। इसको आप स्मरण पत्र या ध्यानाकर्षण पत्र भी लिख सकते हैं। आपको स्मरण करवाया जा रहा है, आपको याद करवाया जा रहा है। जैसे मैंने मान लीजिए किसी मंत्रालय का कोई काम था, अब वो उस कार्य को नहीं कर रहा है, तो उसको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजा जाएगा कि भाई आपके पास में इतनी डेट तक आपने ये काम करना था, आप इस कार्य को करिए तुरंत से, नहीं करोगे तो आप पर जो है कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कार्यालय आदेश क्या होता है? देखो होता क्या है ना कि कोई जो विभाग होता है वो अपने अपने कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए या तैनाती देने के लिए जो क्या करता है, जो वहां पर आदेश भेजता है। भाई कार्यालय का आदेश है ना, तो कार्यालय आदेश जो है कोई भी विभाग अपने कर्मचारियों को आदेश देगा कि भाई कब आपने तैनाती करनी है, कब आपने छुट्टी करना है, कब कोई काम करना है, तो उसके लिए वो जो आदेश दिया जा रहा है वो कार्यालय आदेश के रूप में आएगा। सो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, राइट लिख लेना। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सुमेलित नहीं है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुराभिसंधि कहते हैं। ये तो पढ़ के भी लग रहा है कि हाँ ये सही, अपने आप में सही है। जिसने सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया हो वो तत्वज्ञानी है। जिसने पुण्य कार्य करने हेतु प्राण दिए वो हुतात्मा है। जिसका निवारण न किया जा सके वो अनिवार्य है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जिसने सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया हो वो तत्वज्ञानी कैसे होगा? वो कौन सा ज्ञानी होगा बताओ? सुनने को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रवण कहते हैं, श्रुति कहते हैं। तो इसको श्रवण ज्ञानी कहूंगा मैं, तत्व ज्ञानी नहीं। इसको मैं श्रवण ज्ञानी कहूंगा। जिसने सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया वो श्रवण ज्ञानी है। अभिमन्यु जी की तरह ना, सुनकर ही जो है उन्होंने विद्या सीख ली थी। तो ये क्या है? श्रवण ज्ञानी है। और जो व्यक्ति तत्व ज्ञानी होगा, यानी जो सदैव सत्य का ज्ञान रखता है, वो क्या है? वो है हमारा तत्व ज्ञानी। जिसको सत्य की जो है क्या है? जानकारी है। सत्य का जो ज्ञान रखता है वो तत्वज्ञानी व्यक्ति कहलाएगा। सत्य का ज्ञान रखने वाला तत्वज्ञानी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलत चुनना था आपने। यह मुंह और मसूर की दाल है ना, गुण के विरुद्ध नाम होना, अपने औकात से बढ़कर जो है करना, विशिष्ट और सामान्य की तुलना करना, या आय से अधिक खर्चा करना। क्या लगता है? जब कोई कुछ कहता है तो नहीं कहते हाँ, नहीं कहते ऐसे आप, हाँ कहाँ औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं, यानी कि यह मुंह और जो है मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल। भाई ऐसे मुंह पे तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये तो तुम मतलब अपने जो है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है उससे लाख गुना बढ़ा चढ़ाकर फेंकने वाली बात कर रहे हो। तो तब कहते हैं कि यह मुंह और जो है मसूर की दाल। तो इसका क्या है? अपने जो है औकात से बढ़ चढ़कर जो है कोई कार्य। अच्छा, गुण के विरुद्ध अगर नाम होता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? गुण के विरुद्ध अगर आपका नाम है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख।
एक वो कहावत कुछ ऐसी भी थी, बाप मरे अंधेरे में और बेटा प्रकाश हाउस, ये क्या था, रोशन हाउस कुछ ऐसा था ना, लाइट हाउस। तो इस तरीके से नाम के जो है विरुद्ध जो है काम करना। विशिष्ट और सामान्य की तुलना करना हो जहां पर आपको, जल्दी से, विशिष्ट और सामान्य। नहीं कहते हैं कि भाई 100 सुनार की 1 लोहार की, तो लोहार को उसमें विशिष्ट बता दिया कि सुनार की 100 लोहार की 1, तो 100 सुनार की 1 लोहार की, विशिष्ट के साथ सामान्य की तुलना। और आय से अधिक खर्चा, मूवी भी थी, आमदनी 98 खर्चा रुपया। भाई मेरी आय जो है 98 और मैं खर्चा रुपया कर रहा हूं, तो आमदनी 98 खर्चा रुपया। तो ये क्या है कि आय मेरी कम है और उससे ज्यादा मैं क्या कर दे रहा हूँ, खर्च कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है यह मुंह और मसूर की दाल, इसके लिए अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है कार्य करना या होना। निम्न में से रेखांकित पदों व उनसे संबंधित सर्वनाम, बहुत बढ़िया, में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। निश्चयवाचक, 1 सेकंड रुको, अगर निश्चय लिखना था तो इसमें वह लिख सकते हो, यह लिख सकते हो, लेकिन ये जो ये और वे है मेरे प्यारे साथियों, ये आता है किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में। और पुरुष में भी ये वे किसमें आता है? अन्य पुरुष में। तो यहां पर तो मुझे यही गलत लग रहा है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। देखो बाहर कोई आया है, नहीं पता ना कौन आया है, तो यह अनिश्चित है, चलो ये तो अपने आप में सही है। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई, आप तो आ गए लेकिन आपकी पत्नी नहीं आई, तो आप किसके लिए आता है? श्रोता के लिए। तू, तुम, आप, आपने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, ये सब क्या है? ये हमारे पास में मध्यम, तो ये भी सही है। यह मकान मेरे भाई का है, निश्चित है, यह मकान मेरे भाई का है। वह गाड़ी उसकी है, वह गाड़ी जो है सौरभ की है। यह घड़ी मेरी है, यह मोबाइल मेरा है, तो इसके लिए जो है आएगा। लेकिन निश्चयवाचक में अन्य पुरुष के रूप में यहाँ आ रहा है, यहाँ यह और वह होना चाहिए था, है ना, कि वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तब मैं कह सकता कि हाँ भाई ये निश्चय हो सकता है। लेकिन ये वे नहीं, ये और वे का उच्चारण हमेशा पुरुष में होता है, और पुरुषवाचक में भी किसमें? अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष पता है ना सबको, 3 पुरुष होते हैं, सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य। उत्तम मतलब वक्ता, वक्ता के लिए, यानी मैं, मुझे, मेरा, मैंने, है ना, मुझ में। और जो है मध्यम मतलब जो सुन रहा है, तू, आप, तुम, तुम्हारा। और अन्य मतलब कोई तीसरे की बात चल रही है, किसी अन्य की बात चल रही है, जैसे वे, वह, है ना, उसने, इस तरीके से जो आएंगे। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में कर्तरी वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? राज्यों को अनुदान दिया गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कर्तरी वाच्य नहीं है, बल्कि इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्म वाच्य है। कैसे? सुनो मेरी बात, भाई अनुदान दिया है ना, तो अनुदान क्या है इसमें? अनुदान की भूमिका क्या है? कर्म। मतलब वाक्य जो है वो किस पर टिका हुआ है? इस पे, अनुदान पे टिका हुआ है। अगर यहां आप बदल दोगे तो वाक्य भी बदल जाएगा। तो जहां पर क्या होता है, जहां पर कोई वाक्य अगर वो कर्म आधारित है तो वो कर्मवाच्य होगा, कर्ता आधारित है तो वो कर्तरी होगा। भाई कर्तरी मतलब क्या है? देखो यहाँ पर क्या है? राम, यहाँ पर क्या है? हम, यहाँ पर क्या है? मैं। तो इसमें कर्तरी में कर्ता की प्रधानता है। मैं यह दृश्य नहीं देख सकता, अगर मैं इसमें बदल दूं वचन, तो हम यह दृश्य नहीं देख सकते, वो वचन बदलेगा उसमें, है ना, मैं की जगह हम कर दूं, तो भाई वहां पर क्या होगा? वाक्य में जो है प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो डी है। क्यों? क्योंकि अनुदान क्या है? वो कर्तरीवाच्य ना होकर वो कर्मवाच्य को दर्शाता है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 19वें पे चलिए फटाफट, ये तो इजी है। पत्थर का जो है पर्यायवाची क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सी लिख लीजिए, उपल। उपल हो गया, पाषाण हो गया, शिला हो गया, है ना, ये आप लोगों ने सुना होगा। उपल, पाषाण काल कहते हैं ना, पाषाण काल को आप पाषाण काल या प्रस्तर काल कहते हैं, या जो है पत्थर को ही आप लोग शैल कहते हैं, नहीं कहते शैल चित्र, यानी कि जो क्या मिले हैं? रॉक पेंटिंग्स मिली है, तो रॉक पत्थर वही आता है। इसमें क्या अलग सी बात है? इसको अश्म, अश्म भी कहते हैं। रही बात कोदंड, तो कोदंड क्या होता है? हाँ जी, हाँ हाँ बोलो बोलो। धनुष होता है, तीर नहीं, धनुष। तो जैसे धनुष हो गया, पिनाक उसी को कहते हैं, कमान कहते हैं ना, तो धनुष या पिनाक या कमान, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं सारंग। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सारंग। जो हमारे पास धनुष होती है ना, इसी को जो है शरासन कहते हैं, चाप कहते हैं, चाप, शरासन आदि।
अब बताओ जरा सहकार क्या है? सहकार तो कुछ नहीं है, आई थिंक सहयोगी। सहकार क्या होता है? सहकार जो हमारा सहयोगी होता है, जो हमारा सहायक होता है, जो हमारा भागीदार होता है, तो उसी को सहकार कहते हैं। तो सहयोगी हो गया, भागीदार हो गया, है ना, हमारा जो है सहयोग जो व्यक्ति कर पा रहा है। मरकट तो आपको भाई रामायण में भी याद होगा, वानर जी को, हनुमान को नहीं कहता, वो रावण नहीं कहता कि पकड़ लाओ उस मरकट को। तो मरकट मतलब वानर के लिए कह रहे हैं। तो मरकट के लिए इसमें क्या शब्द है जी? वानर है। आप जो है बंदर कह लीजिए। आप जो है अभी कहते हैं ना कि भूत पिशाच ने निकट ना आए, महावीर जब नाम सुनाए, तो इनको कपि कह लीजिए, महावीर कह लीजिए। इनको शाखा मृग कहो, शाखा पे रहते हैं, तो भाई इनको आप शाखा मृग कह लो। शाखा मृग जो है इन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 18वें का? ऑप्शन नंबर, पत्थर का पूछा था, ऑप्शन सी, यानी कि उपल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहे हैं? चलिए 19 पे आओ। वाक्य में किसी संदर्भ को प्रस्तुत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर आपने जो है किसी को स्पष्ट रूप से संदर्भित करना है तो उसके लिए आप क्या लगाते हो? स्पष्टता से आपने लिखना है। जैसे अगर मैं कहूं राष्ट्रपिता, लेकिन आपने उसको स्पष्ट करना कि राष्ट्रपिता कौन है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? महात्मा गांधी, यही तो लिखोगे। अगर मैं कहूं कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता, अब उसको और स्पष्ट करना है, ब्रैकेट में लिखा महात्मा गांधी ने की थी, यही तो कहोगे। या मैं कहूंगी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा नेताजी, अब नहीं पता चला कौन है, ब्रैकेट में सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो मैं वाक्य को क्या कर रहा हूं? स्पष्ट कर रहा हूं। इट मींस कि जो है अगर कोई वाक्य जो है किसी वाक्य में किसी संदर्भ को प्रस्तुत करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है जी कोष्टक। ये आपको पता है हंस पद क्या होता है? हंस पद मतलब कि कोई वाक्य हमें लिखना था और गलती से उसमें कोई लाइन छूट गई है। जैसे अगर मैं कहूं कि महात्मा गांधी अहिंसा के थे, अब क्या थे? अहिंसा के थे। तब याद आया कि अरे 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 मैंने तो यहां पर जो है समर्थक छोड़ दिया, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। तो मैंने प्रबल समर्थक गलती से छोड़ दिया था, मेरे से त्रुटि हो गई थी, तो त्रुटि को पूरा करने के लिए मैंने वहां पर हंस पद दे दिया। तो ये चिन्ह जो है हंस पद का चिन्ह होता है, ऐसे हंस पद दे दिया। इसी तरीके से जो है पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक क्या होता है? ये नहीं लिखते आप। जैसे अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा संविधान संशोधन अधिनियम, लेट कर रहा हूं मैं, कुछ भी लिख दे रहा हूं यहां पर, अधिनियम, अधिनियम लेट कर लीजिए, मैं ऐसे रब बता रहा हूं 1956। अब मुझे सेम लिखना है, मान लीजिए संविधान संशोधन अधिनियम 1960, तो भाई हम नहीं लिखते ऐसे संविधान संशोधन अधिनियम 1960, संविधान संशोधन अधिनियम 1966, ऐसे मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखना मत कोई। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लिखते हैं। तो ये क्या है? ये सेम शब्दों की पुनरुक्ति थी ना, तो मैंने पुनरुक्ति की बजाय क्या दे दिया? ऐसे दो चिन्ह ऐसे बना दिए। ये क्या है? पुनरुक्ति है। और गाइस डोंट से कि आपको उद्धरण चिन्ह नहीं पता, पंक्चुएशन मार्क नहीं पता, है ना, इनको कोटेशन मार्क भी कहते हैं। तो ये एक उद्धरण में दो होते हैं, या तो आप ऐसे बना सकते हैं टॉप में जैसे ये लिखे है ना, तो इसमें मैं अगर यहाँ पर ये बना दूं तो ये क्या है? आपके उद्धरण चिन्ह है। इकहरा उद्धरण होता है, दोहरा होता है, ये मैंने दोहरा बनाया, एक आता है आपका इकहरा, तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो इसका क्या हो जाता है? आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिंदी का, निम्नलिखित रचनाओं तथा उनके लेखकों को में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आकाश अनंत, कितना अनंत है, शैलेश जी ने लिखा है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये मनोहर श्याम जी ने लिखी है। पगडंडियों का जमाना, प्रग लिखा है, प्रगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का है ना, ये हजारी जी ने। और ठाकुर जी भोले हैं, ये महादेवी जी ने लिखा है। क्या लगता है आपको? ऑप्शन सी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें हजारी जी का नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई जी का आएगा, हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हिंदी के प्रारंभिक 20 क्वेश्चन थे, इनमें से कहीं पर कोई कंफ्यूजन किसी को अगर लग रही हो तो बताइए, अगर नहीं तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं जीएस वाले क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि देखो उत्तराखंड वाली क्लास सर ने आपको करवा दी है और मैं सीधे चल रहा हूँ जीएस वाले पार्ट के ऊपर। डन? थोड़ा और आप बैठ जाओगे ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन था जीएस का शुरू? 64। आज मतलब एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उत्तराखंड के।
ये सब सर ने करवा दिए हैं, इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। 64 62 नहीं, 63 का 64। चलो जी, ये तो आपका कंप्यूटर का सवाल है, इजी है, बेसिक है, आई होप सो आपने सही कर भी दिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास में क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, ये हमारे पास नहीं है। आप जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी विशिष्ट शैक्षणिक या व्यक्तिगत या व्यावसायिक कार्यों को इंगित करता है या कार्यों की सूचनाएं हमें देता है। तो उसमें क्या आता है? उसमें आपके पास में ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी आता है, उसमें जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी आता है, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग जो है सॉफ्टवेयर भी आता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, ये लास्ट वाला, इसमें आप क्या कर सकते हैं? वर्ड्स को, फॉन्ट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो फॉन्ट हो गया, स्टाइल्स हो गया, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है? इसमें मतलब डेटास जो होते हैं ना, इन डेटास की टेबल्स या सारणियां सेट की जाती है। आप किसी डाटा को सारणीबद्ध कर सकते हो, उसको जो है टेबल के रूप में जो है प्रॉपर लगा सकते हो, राइट? ये इसका काम होता है यहाँ पर। और ग्राफिक्स में क्या हो जाएगा? अब क्या बोलेंगे? अलग अलग ग्राफिक्स आप लोग बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। उबंटू पूछा गया है, मिंट और फेडोरा, ये किसके हैं? ये है जो है, ये है लिनक्स के। तो लिनक्स जो है इसी में आता है उबंटू, मिंट और जो है फेडोरा। ये क्या है? ये वर्जन से किसके? लिनक्स के। ऑप्शन ए लिख लेना, ये वन लाइनर क्वेश्चन है जी। पिक्सल क्या कहते हैं कि आपका मोबाइल का कैमरा कितना मेगापिक्सल है? जो आपने मुझे फोटो दी है उसकी पिक्सल फट रही है, तो पिक्सल क्या होगा? आप ऐसे ही गैस कर लो ना इसको। तो पिक्सल क्या होगा? किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा, उसी को तो पिक्सल कहेंगे। यानी पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ एन इमेज। तभी तो कहते हैं कि भाई कितने पिक्सल की इमेज है ना, कितने पिक्सल में आई है। तो पिक्सल इज व्हाट? स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ एन इमेज। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट इसको आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करना है ना। चलिए नेक्स्ट आओ। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण, प्रिंटर। पक्का? प्रिंटर। अच्छा ये बताओ, आउटपुट और इनपुट को बेसिक कैसे डिफाइन करें? आउटपुट मतलब आपने बाहर से कमांड दी और कंप्यूटर के अंदर जो है कुछ चीज मतलब रन की, है ना, वो क्या हो जाएगा? इनपुट। और आउटपुट मतलब कंप्यूटर से कोई चीज बाहर को आई। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में प्रिंटर है, तो प्रिंटर से आप क्या निकालते हैं? जैसे आपके पास पेपर है ना, पेपर निकालते हैं, फोटोज निकालते हैं। तो आप उसमें किस यूज में प्रयोग कर रहे हैं? आउटपुट में, कि यानी कि प्रिंटर से कोई चीज कंप्यूटर के अंदर से बाहर आ रही है, तो कंप्यूटर के अंदर से जब बाहर आ रही है तो आउटपुट है। जैसे प्लॉटर है, तो प्लॉटर क्या है? आउटपुट है। पक्का? चलिए, आप लोग गाने वाने सुनते हो, हेडफोन लगाते हो या ईयरबड्स लगाते हो, ईयरप्लग्स लगाते हो, जो भी आप कहते हैं, तो वो हेडफोन्स क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर गानों का सॉफ्टवेयर है, आपने उस एप्लीकेशन को प्ले किया, उस एप्लीकेशन से आपके जो है कानों तक उस हेडफोन के माध्यम से क्या बजे? गाने बजे, तो वो कौन सा आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पीकर क्या आएगा? आउटपुट आएगा। चलिए ठीक है, एक्सक्यूज मी। इसके अलावा स्क्रीन क्या है? आउटपुट है। ऐसी स्क्रीन तो नहीं, इसमें फोन आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि किसका आ रहा है। पटक दो। नहीं भाई, तो मुझे अगर फोन गिफ्ट कर रहे हो तो मैं कर भी दूं ऐसा? बताओ जी, मम्मी जी कॉल कर रहे हैं, पर अभी मैं क्लास में हूँ ना। अगर माता जी, चलो मैं एक बार बात कर ही लेता हूँ, घर से फ़ोन है तो इम्पोर्टेंट है। चले आ जाए, तो कितना भी प्रमुख काम कर लो, मम्मी का फ़ोन उठा दिया करो। और एटलीस्ट तब जब 2 बार आए, है ना, तो इसलिए मम्मी के कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते हुए। ठीक है, चलिए। चलिए, आउटपुट हो गया। अब इनपुट में क्या क्या था? जैसे कीबोर्ड है ना, या फिर जॉयस्टिक्स आती हैं, आप लोगों ने जॉयस्टिक सुना होगा, या वेब कैम आते हैं, है ना। आप लोग, हाँ, स्कैनर्स वगैरह हैं, MICR सुना होगा आप लोगों ने, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है, MICR होता है ना, तो वो भी किस में आ जाएगा आपका? वो सब आ जाएंगे आपके इनपुट डिवाइसेस में।
चलिए प्रिंटर लिख लेना, जैसे बाकी तो ये लिखे हैं आपके पास में ना। नेक्स्ट आओ, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण, लास्ट टाइम भी कहा था मैंने, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। तो गाइस ये इतना बड़ा सवाल नहीं, फटाफट आगे बढ़ो, ये बेसिक क्वेश्चन पेपर हो गया आज आपके लिए। सीपीयू की स्पीड को किस में मापोगे? हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में, है ना। लेकिन इसमें हर्ट्ज ऑप्शन नहीं है ना, तो हर्ट्ज के बाद मेगा हर्ट्ज। तो जैसे हर्ट्ज हो गया, मेगा हर्ट्ज हो गया, गीगा हर्ट्ज हो गया, तो उसमें मापी जाती है किसकी स्पीड? सीपीयू की। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। बेसिक क्वेश्चन है अभी तक। यहां आ जाओ, यहां मैं आपको ले चलता हूं डिटेलिंग की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष जो है चित्तौड़ पर हमला किया था? ऑप्शन से 1302, 1305, 1303 और जो है 1304। बताना है आप लोगों ने कब किया, और प्लस ये भी बताना है कि उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था। जल्दी से, ये मैंने करवा रखी है, नहीं बताओगे तो फिर आपने क्यों मूवी देखी? पद्मावती मूवी, पद्मावत मूवी। कौन थे चित्तौड़ के राजा? राणा रतन सिंह जी थे। रतन सिंह जी की वाइफ कौन थी? पद्मावती थी। और अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था, उसको प्राप्त करना चाहता था। ये किसने बताया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने जो बुक लिखी उसका नाम है पद्मावत। तो पद्मावत बुक में तो ये सारा लिखा हुआ है। तो तब आप ध्यान रखना कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था चित्तौड़ पर, इस समय राणा रतन सिंह जी थे यहाँ पर, तो राणा रतन सिंह के खिलाफ ये हमला किया गया था इसके द्वारा। वर्ष जो है 1303, और कहानी मैंने बता दी क्यों। पद्मावती को जो है पाना चाहता था, पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। जब आपसे अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के बारे में पूछेगा तो आपको एक छोटा सा जो है आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले इसकी जो है गुजरात विजय आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। मैं अलाउद्दीन की जो है सीक्वेंस में विजयों का क्रम बता दे रहा हूं। ये 1298, 1299 जो है इसका दौर था। 1298-99 में इसने सबसे पहले जो है गुजरात को कॉन्कर किया, गुजरात पर हमला किया। और इस समय गुजरात में शासन कौन कर रहा था? राय कर्णदेव कर रहा था। कौन था इस समय गुजरात में? राय कर्णदेव था। यह सवाल ऐसा ही पूछेगा कि भाई कौन कहां पर था। इसके बाद में इसका जो दूसरा अभियान था वो था रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का जो है अभियान था, ये गुजरात के ठीक बाद में इसने रणथंभौर जो है यहाँ पर हमला किया। इसका कोई डेट बताएगा? 1301, 1302, 1303। आंसर कीजिए। 1301। क्या आइडिया, क्या लिखना है इसका? 1301। और 1301 में कौन था यहाँ पर? यहाँ पर था राजा हमीर देव। यहाँ पर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको। दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी में रणथंभौर पर, यानी कि ये हमीर देव। फिर तीसरा तो आपने यहीं पर लिख दिया, ये इसका इस क्रम का जो है थर्ड था। थर्ड जो है इसने चित्तौड़ पर हमला किया। चित्तौड़ को जीतने के बाद इसने 1305 में मालवा पर हमला किया। तो इसके बाद जो है इसका मालवा अभियान आएगा। मालवा का जो इसका अभियान था ये था कब? 1305 में। 1305 में मालवा में राजा हुआ करता था महलक देव, है ना। कारण नहीं जा रहा हूं मैं अभी, फिर डिटेलिंग हो जाएगी क्लास। महलक देव। फिर मालवा को कॉन्कर करने के बाद इसने देवगिरी पर 1307, 1308 में हमला किया, जो इसके दक्षिण भारत का पहला हमला था। देवगिरी पर जो हमला था, देवगिरी का जो इसका हमला या अभियान था, ये 1307-8 में था। और ये पहला हम कहते हैं, वहां पर उस समय जो देवगिरी में रूल कर रहा था वो था राजा चंद्रदेव। कौन था? राजा चंद्रदेव। तो राजा रामचंद्र भी कह सकते हो उसको, रामचंद्र देव लिखना था ना, रामचंद्र। किसके? हाँ ऐसा कह सकते हैं, जिस समय जलालुद्दीन खिलजी था। लेकिन अब सवाल ये ना, देखो ये मैंने आपको कौन सा वाला बताया? 1307 वाला। जबकि आप अगर जलाल की बात करें तो वो तो भाई ऑलरेडी जो है 96 में निपटा दिया गया था इसके द्वारा। इसने 1296 में मृत्यु की थी इलाहाबाद कड़ा के आसपास में अपने चाचा की, और थ्रोन पा लिया था। तो मैं पुराने हमलों की बात न करके यहाँ ये वाले हमले की बात कर रहा हूँ। इसने देवगिरी पर जो अभियान चलाया था वो रामचंद्र देव के खिलाफ चलाया था 1307, 1308 में। फिर एक बार उसने और किया था 1313 के आसपास, उस समय शंकर देव बैठा हुआ था, उस समय भी इसने देवगिरी पर हमला किया। तो देवगिरी के इसके दो युद्ध हैं, एक 1307 वाला इंपॉर्टेंट, एक 1313 वाला। वो शंकर देव जी के जो है खिलाफ था। उसके बाद इसने 1308 में हमला किया शिवाना पर, एक जगह पड़ती है सिवाना। सिवाना में इसने जो है 1308 में हमला किया। और इस समय शिवाना में जो शासक था उसका नाम था शीतल देव। अब वही बोल दो कि हे भगवान कैसे नाइंसाफी है, आदमी को औरत का नाम दे देते हैं, है ना, राजपाल यादव जी। तो यानी शीतल देव के ऊपर इसने सिवाना का हमला किया। कब? 1308 में। इसके बाद 1309, 1310 में सबसे महान अभियानों में से एक वारंगल का अभियान। वारंगल का अभियान 1309-10 के आसपास।
और इस समय वारंगल में कौन था? प्रताप रुद्रदेव बैठा हुआ था। प्रताप रुद्रदेव जो है इस समय वारंगल की गद्दी को जो है संभाल रहा था। इसके बाद 1311 में इसने जालौर पर हमला किया। बस दो युद्ध और हैं। जालौर पर 1311 जो है इसका हमला था, किसका? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। और एनी आइडिया कौन था इस समय जालौर में? एनीवन? कान्हण देव। क्या नाम था? कान्हण देव। कान्हण देव। और लास्ट अभियान इसका लिखना, अंतिम अभियान, इधर ऊपर लिखना, यहाँ जगह नहीं है। तो अंतिम एक और अभियान इसका सेम समय था 1311 में, और ये था कहां पर? ये था पांड्यास के खिलाफ, दक्षिण भारत में पांड्यों के खिलाफ। और पांड्यास में इस समय दो भाई बैठे हुए थे गद्दी पर। एक का नाम था वीर पांड्या और दूसरे का नाम था एनीवन? एक और पांड्या था, अब मेरे को दिमाग में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या घूम रहे हैं, तो वही नाम लिख दूं मैं, वो मत लिखना है ना। कौन कौन थे? एक वीर पांड्या था और एक और था, बताओ भाई, बड़ा सुंदर नाम था उसका, सुंदर पांड्या। तो एक और कौन था यहाँ पर? सुंदर पांड्या। इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो इसने अभियान लड़ा था। और आप याद रखना, इसकी जो दक्षिण अभियान की बात कर रहा हूं मैं, एक ये हो गया दक्षिण का हमला, एक हो गया दक्षिण का हमला 2, एक हो गया दक्षिण का हमला 3। तो ये तीनों हमले जो थे, प्लस शंकर देव के खिलाफ 1313 में फिर से देवगिरी का हमला, ये किसने किया था? इसका नेता कौन था? मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी कहते थे, क्योंकि गुजरात विजय के बाद इसको खरीद कर लाए थे ना, तो इसलिए इसको 1000 दिनारी कहते थे। एक ट्रांसजेंडर था, एक जो है कह लीजिए कौन था, हिजड़ा व्यक्ति था, जिसने जो है युद्ध जीते थे, है ना, कहां पर? दक्षिण भारत के सारे युद्ध। उसी को मलिक काफूर या 1000 दिनारी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस कुछ चुनिंदा क्वेश्चन और है, आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन डिटेलिंग वाले हैं उस पर मैं डिटेलिंग बताऊंगा आपको ना, बाकी तो कुछ बेसिक है। ये हो गया ना मेंशन, राइट। आंसर सी मिला था। इंडिया में कौन से प्लेसेस हैं भाई? ये कितनी बार बताओगे, है ना। अब धौलावीरा कहां पर है? सर हमें जाना पड़ेगा भचाओ, और भचाओ कहां है? ये है कच्छ में। और कच्छ किधर है जी? ये है, कुछ नहीं पता तो जेठालाल को पूछा, जेठालाल कच्छी मानू है ना, तो यानी कि ये कहां पर है? गुजरात में है। और अब कितनी बार बताऊं मैं, इसकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता तो धौला की ये है कि इसको भारत का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। 40वीं जो विश्व धरोहर स्थल है हमारे देश की, वो धौलावीरा है, 40वां विश्व धरोहर स्थल। दूसरा, यूनेस्को देता है ना। दूसरा, यहां से हमें एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। स्टेडियम होता था, ये लोग भी प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट मैच जो भी आईपीएल वगैरह चलता होगा इनका अपना, तो यहां से स्टेडियम मिला है। प्लस यहां से 10 बड़े चिन्हों वाला एक एडवर्टीजमेंट का बोर्ड मिला है। विज्ञापन का एक शिलालेख बड़ा सा मिला है, जिसमें शायद विज्ञापन वगैरह होते रहेंगे, तो एडवर्टीजमेंट मिले हैं। इसी धौलावीरा को हम जानते हैं एक्सेप्शन के रूप में सिटी प्लानिंग का। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिटी प्लानिंग था, यानी कि जो नगर का नियोजन था, उसमें ज्यादातर नगर होते थे 2 टीलों में, ऊपरी टीला और निचला टीला। और इसके 3 एक्सेप्शन थे। एक था यही धौलावीरा जिसमें 3 टीले थे, इसमें अपर सिटाडल था, मिडिल माउंट था और लोअर माउंट था। दूसरा इसमें हुआ करता था क्या? लोथल। लोथल सिंगल माउंट पर था। और तीसरा हुआ करता था चनहूदड़ो, पाकिस्तान में है आज। देयर वाज नो सिटाडल इन चनहूदड़ो, चनहूदड़ो में कोई टीला ही नहीं था। तो 3 एक्सेप्शन थे, बाकी हर जगह जो है 2-2-2-2-2। रही बात राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी है आपका हिसार में, और हिसार किधर है जी? हरियाणा में। और इसकी विशेषता क्या है कि ये भारत देश के भीतर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बट इन इंडिया। ओवरऑल पूछता तो मोहनजोदड़ो लिखते, ओवरऑल में मोहनजोदड़ो, लेकिन इंडियन टेरिटरी के भीतर, क्योंकि एमजे कहां पर है, मोहनजोदड़ो कहां पर है, वो तो पाकिस्तान में। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो है भारत में, तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ये दो। बाकी एमजे और जो है गणबेरी वाला, ये दोनों के दोनों का है पाकिस्तान में। दैट्स इट। नेक्स्ट आओ 72। ये तो आपके लिए इजी था। सबसे पहले क्या आएगा? जन। देखो जो जन है ना फ्रेंड्स, इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में लगभग 275 बार जन शब्द का उल्लेख है। ये सवाल ऐसे बन जाते हैं कि जन शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 275 बार। सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या थी? जन थी। उदाहरण के तौर पर समझना है तो ऋग्वेद का आप एक बार 7वां मंडल देखो, 7th मंडल। उस 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध के बारे में लिखा है।
और 10 राज्य युद्ध में भरत जन, भरत व्यक्ति का नाम नहीं है, जन का नाम है, भरत जन का एक राजा था जिसका नाम था सुधास। क्या नाम बोला? सुधास। आप सुभाष मत कह देना, सुधास। तो राजा सुधास जो थे, मैंने देखो सुभाष ही लिख दिया ना, बोला भी था सुभाष मत कहना। तो राजा सुधास जो था, इस राजा सुधास ने हमला किया था 10 राजाओं के ऊपर। ये 10 राजाओं और इसके बीच का बैटल था। क्यों हुआ? रावी नदी के जल के लिए, पुरुष ने नदी कहते थे रावी को, तो उसके जल के लिए। कई लोग कहते हैं कि विश्वामित्र जो है उन्होंने 10 राजा खड़ी किए थे गुरु वशिष्ठ के खिलाफ, और वशिष्ठ की ओर से डिफेंड कर रहा था कौन? भरत जन का राजा सुधास। तो ये सब जन की बात है ना, जन होते थे उस समय, अलग अलग जन होते थे। पंच जन बहुत फेमस है, जैसे यदु था, है ना, ध्रुवु था। उस समय जो बड़े जन होते थे उनको 5 बड़े जनों को पंच जनास कहा जाता था। फिर जब उत्तर वैदिक काल आया, जब उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जो ऋग्वैदिक जन थे वो आपस में जुड़े। जो ऋग्वेद में जन हुआ करते थे ना, वो उत्तर वैदिक काल में आपस में जो है क्या हो गए? जुड़ गए। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग कहें तो जैसे तुर्वस एक अलग जन था, क्रीवी एक अलग जनपद था। तो जब क्या हुआ? जैसे एक जनपद नहीं जना, जैसे तुर्वस जुड़ा, या हमारे पास में कहूं मैं क्रीवी जुड़ा, तो इन्होंने एक नया जनपद बनाया जिसका नाम था पांचाल। तुर्वस और क्रीवी 2 बड़े जनपद जुड़े, इन्होंने पांचाल बनाया। पुरु और भरत जुड़े, इन्होंने कुरु बनाया। तो जो ऋग्वैदिक जन थे जब वो आपस में मिले तो वो बने जनपद। और जब ये उत्तर वैदिक कालीन जनपद आपस में मिले तो इन्होंने बनाए महाजनपद। जैसे मगध था, वत्स था, है ना, या फिर जो है वज्जी था, है ना, अवंती हो गया, बहुत सारे, मतलब यहाँ पर 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख 6th सेंचुरी बीसी में मिला है अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। ये 16 महाजनपद थे, और उन महाजनपदों से अगर हम लोग देखें तो उनसे बनता है राज्य, यानी कि 1, 2, 3 और 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 और 3। तो 2, 4, 1 और 3, आंसर नंबर बी लिख लेना। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट 73, बुद्ध चरित का लेखक कौन है? अश्वघोष। आप जानते हो कि बुद्ध चरितम जो है, या बुद्ध चरित जो है, इसी को कहते हैं क्या? द रामायण ऑफ बौद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है, इस बुद्धिज्म के रामायण कहते हैं किसको? दैट इज बुद्ध चरित। और इसको लिखने वाले हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने एक और चीज लिखी है, इसने लिखी है सौंदरानंद। सौंदरानंद भी पूछेगा तो ये भी इसी ने लिखा है। सूत्रालंकार, सूत्रालंकार, इसका लेखक भी कौन है? अश्वघोष है। बहुत बड़ा व्यक्ति है। कुछ नहीं तो इस अश्वघोष को आप चौथी बौद्ध संगीति में याद कर लो। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, इसका ये जो है संगीति का उपाध्यक्ष था। अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो वसुदेव था। ये उपाध्यक्षता जो है निभा रहा था। उपाध्यक्ष, गलत तो लिख रहा हूं, उपाध्यक्ष की जो है भूमिका में ये हुआ करता था। दूसरी बात, गौतम बुद्ध जी में तो खैर बहुत सारी है। नागार्जुन, जिसको क्या कहते हैं? इसका निकनेम क्या है भारत में, किस नाम से प्रसिद्ध है? आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। तो इसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं। और इसने क्या लिखा था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। जो रिलेटिविटी का थियोरी है ना हमारे पास में, वो इसी ने दिया था। सापेक्षता के सिद्धांत को इसने कहा था, है ना। माध्यमिक सूत्र इसने लिखा था, माध्यमिक सूत्र नामक बुक लिखी थी। हेमचंद्र का नाम सुना है? एक जैना व्यक्ति है, जैना मंक है हेमचंद्रा, और हेमचंद्रा ने लिखा था योग सूत्र। अगर इसकी बुक लिखेंगे ना हेमचंद्र ने क्या लिखा है, तो इसकी सबसे प्रसिद्ध जो बुक है इसका नाम है योग सूत्र, योग शास्त्र, सॉरी, योग शास्त्र। और इसने लिखा है परिशिष्ट पर्वन। ये पूछा जा सकेगा। इसकी बुक है परिशिष्ट पर्वन और योग शास्त्र। ऐसे भी समटाइम सवाल बन जाते हैं हमसे। तो ये क्या हो गया? हेमचंद्रा पे आ गया है। डन। चलिए ये मेंशन करो भाई फटाफट जो लोग लिख रहे हैं। आप लोग पिछले 3 घंटे से बैठे हो बिना पानी की बोतल लिए हुए, और आज मैं भी पानी लाना भूल गया। बस ज्यादा नहीं है, 5-10 क्वेश्चन हो रहे हैं इजी वाले, उन पे बात करते हैं। हाँ, जाना है? हाँ तो चले जाओ आप ना, ये ऑनलाइन देख लेना, ठीक है, आप जा सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ 74, थोड़ा और जल्दी करते हैं। एक तरफ आधुनिक नाम, एक तरफ पुराने नाम। श्योर किसमें हो वो देखो। दृष्टि था घग्गर, दृष्टि था घग्गर, घग्गर को आप लोग कह सकते हैं चौटान, तो ये हो जाएगा घग्गर। अस्किनी कौन सी थी? चेनाब थी। वितिस्ता क्या है? झेलम है। परोशनी क्या है? रावी है। तो आंसर बन रहा था 2, 1, 4 और 3।
तो कहीं पर अगर ऑप्शन 2, 1, 4 और 3 है, 2, 1, 4 और 3 इसका आंसर जो है लिख लीजिएगा। तो 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्फर्म। मुंडकोपनिषद जिससे क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, पक्का सत्यमेव जयते किससे लिया है, मुंडक से। और मुंडक किस वेद का उपनिषद है, अथर्वा का है। देखो अथर्व जो है ना फ्रेंड्स, ये वाला, इसके कौन कौन से, मुंडक तो आपने लिख दिया, मुंडक के अलावा इसी में आता है मांडुक्योपनिषद। ये सवाल पूछता है कि मांडुक किसका उपनिषद है, तो मांडुक भी इसी का है। या एक और आता है प्रश्नोपनिषद, क्या आता है, प्रश्नोपनिषद, ये भी किसका है, ये भी आपका अथर्वा का है। अच्छा सामा के ज्यादा नहीं, 2 ही बता दीजिए, साम के कौन से हैं जल्दी से, छांदोग्य और जैमनीय। तो इसके उपनिषद में क्या आता है, छांदोग्य और जैमनीय उपनिषद। यजुर में बताओ कोई 2 उपनिषद, यहां तो बहुत ज्यादा है, एक्चुअली मैंने 2 ही पूछा आपसे, बहुत ज्यादा है यजुर में, जैसे कठोपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद है ना, ईशोपनिषद, श्वेतेश्वरा उपनिषद, आदि। एंड क्या ऋग्वेद में है कोई, कौशितकी और ऐत्रेय। तो कौशितकी और ऐत्रेय उपनिषद जो है इसके उदाहरण है, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये आरण्यक भी है, आरण्यक उपनिषद एक जैसे होते थे, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ भी यही है, ब्राह्मण भी यही है इसमें ऋग्वेद में। और जो है उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये तो उपनिषद था। 108 टोटल इनकी संख्या थी, लेकिन गिने चुने मिलते हैं हमें कितना, 8-10 उपनिषद जो है, 12 उपनिषद महत्वपूर्ण। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले किस मौर्य राजा ने बनाया, मौर्य पूछा है, तो मौर्य में चंद्रगुप्त। तो वैसे ये नहीं पूछा कि पाटलिपुत्र का गठन किसने किया, कौन स्थापना किया, तो पाटलिपुत्र को गंगा और सोन नदी के संगम पर किसने बसवाया था, उदयभद्र, या इसी को उदयन कहते हैं। उदयन जो था यानी कि कौन, हर्यक वंश का तीसरा राजा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा उदयभद्र या उदयन। तो इसने बनाया था क्या, इसने शुरू किया था पाटलिपुत्र को, और पहली कैपिटल इसने बनाई। लेकिन अगर मौर्यंस पूछ रहा है तो मौर्यंस में आएगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना इसका। 77, इसमें मुझे भाई क्वेश्चन गलत लगा था, ये क्वेश्चन गलत है। हाँ 2 में गलत है, 2 में कंफ्यूजन है। कैसे, देखो जो ये ताकाते नासिरी है ये तो ठीक है, सिराज ने लिखी है, बिल्कुल ठीक है ना, हालांकि ये डीएसपी सिराज नहीं हमारे। अब तारीख फिरोज शाही, ये न तो शम्स ए सिराज अफीफ है, ये कैसा हो जाएगा, बल्कि किसने लिखी है, नहीं ये बुक किसकी है, मिनहास की है। तो ये नहीं, सॉरी, जियाउद्दीन बर्नी। तो ये बुक किसने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, तो ये तो गलत है। ये जियाउद्दीन बर्नी की बुक है ना, ये बर्नी ने लिखी है। और ये जो तुगलकनामा है ये भी इब्न ने नहीं लिखा, इब्न बतूता की तो रिहला है, इब्न बतूता की बुक क्या है, रिहला, है ना। ये किसने लिखी है, तुगलकनामा लिखी है अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो की मैं लास्ट टाइम भी आपको 2-3 बुक बताया था अमीर खुसरो ने, जैसे और क्या लिखा है, तवारीख उल खजाइन, इसने लिखी है नुह सिपीहर, इसने लिखी है देवल रानी, किसकी मैं बात कर रहा हूं, अमीर की बात कर रहा हूं। और हुमायूं नामा तो जो है खैर गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये कथन अपने आप में सत्य है। तो ये क्वेश्चन को मैं डाउट मान रहा हूं, डाउट नहीं मतलब इसके 2 गलत आंसर, इसके 2 गलत आंसर है। तो अगर आप में से किसी ने पेपर सॉल्व करते समय बी और सी में से कुछ लिखा था तो भाई अपने आप को बोनस मार्क दे देना, वरना ये क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं। तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षसी तांगड़ी या बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, कब हुआ था सर, ये हुआ था 23 जनवरी 1565 को। कब हुआ था ये, 23 जनवरी 1565 को। और इस युद्ध में एक तरफ थी 4 कंबाइंड आर्मीज। 4 कंबाइंड आर्मीज कौन सी थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। इसमें बीदर नहीं लिखा, मैं लिख लेता हूं। और इन्होंने हमला किया था किस पर, इन्होंने हमला किया था विजयनगर साम्राज्य पर। इस समय विजयनगर साम्राज्य को जो लीड करा था वो था राम राय, अच्युत राय के बाद राम राय वाला समय।
तो जो राम राय था, राम राय के खिलाफ हमला हुआ था, यानी कि इसमें विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ था, अंत हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का जो है क्या हुआ, खात्मा यहां से हुआ, डिक्लाइन यहां से शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर सी आएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सबको पता है, 1336 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इसमें 4 बड़े राजवंश हुए थे। पहला राजवंश वही संगम राजवंश, दूसरा तुलुव राजवंश, फिर पहले सालुब आएगा फिर तुलुव आएगा ना, पहले सालुब राजवंश फिर तुलुव राजवंश, और लास्ट में अराविडू डायनेस्टी। तो अराविडू, ये 4 ऐसे जो है राजवंश यहाँ पर आए थे। चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ज्वालामुखी की छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं, इजी है। व्हाट इज द डिप्रेशन अबव द वेंट ऑफ अ वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर, इट इज कॉल्ड क्रेटर। और जब इस क्रेटर में ये ज्वालामुखी का मुख बंद हो जाता है, क्रेटर में पानी भर जाता है, तो तब वो कहलाती है क्रेटर लेक या कॉर्डेरा लेक। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे भारत में महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, तो लोनार झील इज एन एग्जांपल ऑफ क्रेटर और कॉर्डेरा लेक इन इंडिया। तो भाई ये क्या कहलाएगा, क्रेटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। 18th पे आओ जल्दी से। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है, सबको पता है, कथक। तो कथक जो है ये कहां पर है, यूपी में। अच्छा यूं बताएं जरा, कुचिपुड़ी कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश। तो जो लोग आंध्र लिख रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप में सही है, 1 नंबर दे देना है ना। तो ये कहां है, ये आंध्रा का है। मोहिनी केरल में, बिल्कुल सही है। और कथकली, ये भी जो है आपको कथकली कहां पर मिल जाएगा, केरल में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये भी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ना। 18th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, कथक यूपी का। आदि योगी की शिव मूर्ति कहां पर है, सुना होगा आपने कैलाश खेर जी का आदि योगी गाना, कितना फेमस है। आदि योगी वही जो चंद्रमा वाली एक मूर्ति होती है, वो उसके की चेन भी आते हैं, उसके ब्लैक ब्लैक कलर की नहीं होती वो, तो आदि योगी मूर्ति है शिव भगवान की। तो आदि मूर्ति योगी मूर्ति कहां पर है, वो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये कहां पर है, सिचुएटेड इन कोयम्बटूर तमिलनाडु, है ना। इसी को जो है ईशा योग केंद्र जो है इसमें जो है बनाया गया है। अभी 24 फरवरी 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था। 24 फरवरी 2017 को आदि योगी जो है इसका जो है उद्घाटन भी हुआ था। और 112 फीट का जो है क्या है यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है। तो अपने आप में जो है बड़ी मजेदार है। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, कोयम्बटूर तमिलनाडु। पूना पैक्ट अलग से बताऊं, ये याद है, कब कब हुआ था, पहले बताओ। श्योर हैं आप, अगस्त में हुआ, डोर बंद कर देना। अगस्त सही नहीं है, बाकी बताओ। सितंबर, ठीक है। तो कब हुआ था ये, 24 सितंबर को 1932 में। और किस किस के बीच में हुआ, ऑब्वियस है ये महात्मा गांधी जी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस समय बापू जो थे वो पूना जेल में है, यरवड़ा जेल में है। तो बापू ने साइन नहीं किया था इसमें, बापू के बिहाफ में इस पर साइन किया था ट्रिपल एम ने। ट्रिपल एम मतलब मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने साइन किया था इस ट्रीटी के ऊपर, है ना। और ये समझौता किसके बीच में था, ऑब्वियसली जब दलितों की बात आएगी। इसका राइट आंसर ए है, दलितों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो दलितों के जो है उद्धारक कौन है, भीमराव अंबेडकर साहब है। तो भीमराव अंबेडकर जी जो है इनके और महात्मा गांधी के बीच में समझौता था। फिर कह रहा हूं बापू की तरफ से साइन किए थे इसमें मदन मोहन मालवीय जी ने। प्लस दूसरी बात, क्या था ये, क्यों हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इसको लेकर एक चीज और समझना कि 20 सितंबर 1932 को हमारे बापू जो थे महात्मा गांधी जी, इन्होंने आमरण अनशन कर लिया था। इन्होंने हंगर स्ट्राइक अनशन जो है इस पर बैठ गए थे। क्यों, क्योंकि सर इससे पहले आपने नाम सुना होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। उस रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट, इसकी घोषणा कर डाली। किसकी घोषणा, सांप्रदायिक पंचाट। और सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई थी, 16 अगस्त 16 अगस्त 1932 को आया था क्या, ये सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट जिसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। और इस पंचाट के भीतर क्या था, इस पंचाट के भीतर था कि भारत में हम लोग सिखों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को हम क्या कर देंगे, पृथक निर्वाचन दे देंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी। तो बापू ने कहा भाई फिर से आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो लखनऊ सेशन में 1916 में हम जो है थोड़ा करीब आए, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस करीब आए। फिर से आप जो है धर्म के आधार पर हमें बांट दे रहे हो। तो इसको लेकर बापू ने अनशन कर दिया था। और तब
जैसे हमने कहा मदन मोहन मालवीय जी थे, है ना, बहुत सारे ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, जिनके जो है सहयोग से, जिनके जो है सपोर्ट से बाबा राव का और महात्मा गांधी जी का क्या हुआ, एक समझौता हुआ। समझौता क्या था? दलित वर्गों के उत्थान के लिए। बापू ने कहा कि भाई ठीक है अंबेडकर साहब, आपकी अगर ये डिमांड है कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए तो हम देंगे। और ये डिसीजन लिया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, जो केंद्रीय विधानमंडल होंगे, उनमें हम क्या करेंगे, 18% सीट रिजर्व रखेंगे डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए। जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए 18% सीट रिजर्व कर दी गई, कहां पर, केंद्र में। और जो प्रांतीय था, यानी प्रोविंशियल जो असेंबलीज होती थी, जो प्रांतीय होती थी, उनमें पहले कितनी सीटें होती थी, 71 होती थी। अब उन सीटों को 71 से बढ़ाकर 147 कर देंगे, 147 कर देंगे। तो जब ये प्रपोजल हुआ, इसी प्रपोजल को पूना प्रपोजल या पूना पैक्ट के रूप में जो है जाना गया। तो ये भी सवाल अच्छा था, आंसर ए था उसका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पर्वत क्या है? तो दक्षिण अमेरिका जब माना गया है तो उसमें एंडीज है। रॉकी पूछता मुझसे, मैं नॉर्थ अमेरिका चले जाता। आल्प्स पूछता तो मैं यूरोप में रहता, है ना। एप्लेशियन पूछता है तो फिर से मैं नॉर्थ अमेरिका आ जाऊंगा। एप्लेशियन माउंटेन्स कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। बताओ विश्व की सबसे बड़ी माउंटेन चेन कौन सी है? हाँ, लगभग 7000 किलोमीटर तक, इन्हीं में से है एंडीज। ये सबसे बड़ी है पूरे विश्व में, है ना, याद रखना इस तरीके से। तो ये भी सवाल अच्छा है। 84 फिर से सुमेलित करो। अब ये कैसा सवाल है भाई, मुझे कुछ भी नहीं आता होगा तो इतना तो आता है कि नंदा देवी 7817 उत्तराखंड है, यानी कि बी का 1 होना चाहिए। इसमें नहीं हटाओ, इसमें नहीं हटाओ, है ना। चलिए कंफर्म्ड बताओ, K2 कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। 1 का 2 होना चाहिए, तो 2 के बाद 1, है ना, तो 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 ऑप्शन हमें मिल गया राइट आंसर। यानी कि तारा पहाड़ है HP में और कंचनजंगा जो है ये है सिक्किम में। सीधे सा बात है, इतना बड़ा कुछ है नहीं। हाइट्स को लेकर का डाउट हो तो बता रहा हूं भाई, है ना। K2 की हाइट कितनी है? हाँ 8, सभी लोग बताओ K2। सही जा रहे हो, 8611। 8611 जो है वो K2 की है। इसमें लिखा नहीं क्या कहीं? नहीं लिखा हो, कोई बात नहीं, चोरी नहीं कर सकते आप। नंदा देवी तो क्या सबको पता है, 7817, यही तो है। इसके बाद कौन सी है? तारा। तारा पहाड़ कहां पर है पहले बताओ? पड़ोसी में हमारे, हाँ हिमाचल में, बहुत बढ़िया। और हिमाचल में इसकी कितनी हाइट? लगभग 6228, लगभग 6228 में। और फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा तो वो देखो उधर कॉपी कर सकते हो, इसके कितने 85-86 मीटर, 8586 मीटर। ये सब आपके सामने मैप लगे हुए हैं जी, आप चोरी करो वहां से और फटाफट बोल दो। नेक्स्ट आओ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भाषा के अलावा क्या लिया है? ज्वाइंट सिटिंग, अनुच्छेद 108 और कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। ये दो व्यवस्थाएं हमने कहां से ली है जी? ऑस्ट्रेलियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। जल्दी से बताओ, अमेरिका में बहुत सारे, एक दो बताओ। फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल दूसरा, जुडिशियल रिव्यू तीसरा, ठीक है, प्रेसिडेंट चौथा, वाइस प्रेसिडेंट का भी यहीं से लिया है तो वाइस प्रेसिडेंट भी बोल दो पांचवा। प्रेसिडेंट के ऊपर जो महाभियोग लगता है, इंपीचमेंट लगता है, वो भी कहां से है? यूएसए से। कनाडा से बताओ क्या लिया है? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित रहेंगी। रेसिडुअल पावर जो है वो सेंटर में रहेंगी, किसमें है? कनाडा में है। और जो है अनुच्छेद 143 के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो राष्ट्रपति के साथ सलाह परामर्श कर सकते हैं। ये भी कहां से लिया है? कनाडा से। और जो राज्यों में राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है, ये भी कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। आयरलैंड से तो इजी है, डीपीएसपी। सबसे पहले तो आप डीपीएसपी बोलो, और दूसरा हाँ, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है ना राष्ट्रपति, तो वो प्रावधान भी कहां से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 86 पे आओ, मानव तस्करी, द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, दिस इज अंडर आर्टिकल 23। आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कहां लिखा है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 26 में क्या है? रिलीजियस डिनोमिनेशंस के राइट्स है, जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं ना, उनके जो है राइट्स है। किस चीज को लेकर? आप जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन का गठन भी कर सकते हैं। आप जो है प्रॉपर्टी को
चाहे वो स्थावरी है चाहे वो जंगम है, उसको खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में प्रेजेंट होने या ना होने का अधिकार बालकों का, कि भाई अगर किसी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो आप उसमें रहोगे या नहीं रहोगे, ये कहाँ लिखा है, ये 28 में लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस लास्ट कुछ और क्वेश्चन है, जल्दी से चलिए। अभी तो मात्र 1 घंटे की क्लास हुई है, इतना तो चलता है? संसद की संरचना के संबंध में क्या गलत है? अब ऑप्शन ए कैसा पूछ लेगा भाई, लिखता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड। वाह, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। आप खुद बताओ, आपने हमारे उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 3 है, और लोकसभा में 5। आपने दोनों में से किसी एक को चुना है प्रत्यक्ष? लोकसभा में मतलब हमने तो उन अधिकारियों को चुना, लेकिन जो जाएंगे लोकसभा में उनको हमने चुना, लेकिन राज्यसभा में हम कहां से चुन लेंगे? नहीं चुना है भाई उन्होंने, जिसको मैंने चुना उसने किसी और को चुना। ये हम लोग किसके बारे में कहते हैं? राज्यसभा के बारे में या राज्य विधान परिषदों के बारे में कहते हैं। तो यहाँ तो ये गलत बात है, राज्यसभा में नहीं होता। बाकी लोकसभा में संघ क्षेत्रों का होता है, ठीक है। राज्यसभा में 12 नामित होते हैं, ये भी ठीक है। और लोकसभा जो है यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है सीटें होती है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या गलत है? ए गलत है। 12वीं अनुसूची 74, देखो इंग्लिश में इस बार गलत लिखा है, इस बार हम इंग्लिश में नहीं हिंदी में मानते हैं, तो इसका 74 सही। और 74 ने क्या जोड़ा है? म्यूनिसिपैलिटीज जोड़ी है, म्यूनिसिपैलिटीज जोड़ी है, ये आप लोग जानते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज इसमें जोड़ी है, यानी कि नगर पालिकाएं, पंचायतें जो है। ये बताओ 71वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? भाषा के लिए, और भाषा कौन सी जोड़ी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी थी। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कब आया था? ये भी सेम ईयर है, 1992। और इसमें क्या बात जोड़ी गई थी? त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा राज्य में विधानसभा में एसटी जो सीटें हैं, उन एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो हो रखी है, एसटी सीटों को जो रिजर्व किया गया है, कहां? त्रिपुरा में। तो वो जोड़ा गया था कब? 72वें संविधान में। और 73वां तो आप सभी को पता है 1992, वंस अगेन ये भी 1992 था, सारे 1992। तो ये जो है ये क्या है? ये है पंचायत को लेकर। हालांकि वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था पंचायतें, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा और है, और सुन लीजिए। कैश मेमोरी, ये है सीपीयू एंड रैम। ऑप्शन ए लिख लेना, ऑप्शन ए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं फटाफट चलूँ। ये तो आप बता दोगे। किसी भी शॉर्टकट में आप क्या करना है, एमएस वर्ड में 365 में काम कर रहे हो, फाइल को सेव करना है, तो क्या दबाते हो? Ctrl+S या Alt+S? Ctrl+S। Alt+S का कुछ उपयोग होता है? ऑल्ट का, ये किसी को अगर ईमेल सेंड करना है तो ईमेल को सेंड करने के लिए जो है इस प्रकार की Alt+F का प्रयोग। Alt+F, अगर आपको जो है नई फाइल खोलनी है, ओपन करनी है आपको फाइल मेन्यू, तो फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए आप जो है क्या करेंगे? Alt और F दबा देंगे। और Ctrl+F फाइंड के लिए, F मतलब फाइंड, तो ये फाइंड के लिए होता है ना। कंट्रोल, अगर कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ होगा तो ओपन फाइल, और यहाँ होगा तो यहाँ फाइंड फाइल आता है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट आगे चलना। सौरभ, इसका आंसर निकल गया था? किया नहीं? शायद से बी नहीं, बी ही होना चाहिए ऑप्शन में भी। कम से कम वर्ग तो आपको 10 मिल ही गए होंगे। 1 2 3 4 तो आपको यही मिल गए हमारे जो है मिले हैं, है ना। ये आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं। देखो, एक तो यही बन रहा था, तो अगर एक ये बना तो 2 3 और 4 ही बन गए। एक आपके पास में ये वाला तो बन ही रहा था, 5। फिर इस तरीके से ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और एक ये पूरा 10। तो भाई अगर मुझे पता चल गया कि इसमें वर्ग 10 बन रहे, तो मुझे नहीं आता त्रिभुज निकालना, कोई बात नहीं। जब मुझे ये श्योर हो गया कि 10 है, तो कहीं और 10 दिख रहा है नहीं ना, तो अब आप गैस भी लगाओगे तो भी इसका बी निकलेगा। वैसे निकल जाएगा, अगर आप त्रिभुजों को काउंट करोगे तो निकल जाएगा। पर बाई चांस नहीं समय लगता तो भाई आप एक आंसर से ही दोनों निकाल सकते थे। बाकी अब इसमें जो है थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा है, तो आप लोग आराम से बैठ के निकालना। सौरभ, इसका लॉजिक मिला था कुछ? 40 सही है। कैसे निकाला होगा? बहुत बढ़िया, 3 दूनी 6, ये किया पक्का। और 6 में क्या किया? 1 जोड़ा, 6 कम 6 इनटू होना चाहिए दोनों में ना। तो जैसे 3 दूनी 6, 6 कम 6, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 3 तिया 9, और सॉरी 6 तिया 18,
18 कम 18, 10 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो आंसर क्या आना चाहिए 40। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। इसमें क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, इरेज कर दो क्वेश्चन, हटा दो इसको, क्योंकि इसमें समीकरण लिखना भूल गए हमारे टाइपिस्ट। कोई बात नहीं, समीकरण ही नहीं लिखा था, क्वेश्चन गलत है, इरेज कर दो इसको। इसका क्या निकला 20 या 22? यदि कार्यालय में दूसरा तथा चौथा शनिवार और सभी रविवार अवकाश के दिन हो, अवकाश के दिन हो, तब किसी वर्ष के किसी महीने में सबसे कम संभव कार्य दिवस कितने हो जाएंगे? इसका राइट आंसर 22 निकला है ना। हाँ, इसको सॉल्व कर लेना बाद में आराम से। हाँ, फरवरी का महीना होगा तो तब तो एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे। 22 राइट आंसर इसका है ना, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या निकला बी, यूमिंटो से पुत्र। ठीक है, चलिए तो सभी लोग इसका सही जवाब लिख लो फिर, ऑप्शन नंबर सी ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी ब्रदर यानी भाई। हाँ, राजीव अतुल का भाई है, देखो ना, रुको देखते हैं, राजीव अतुल का भाई है। राजीव के कौन है? ये है ब्रदर ऑफ अतुल। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है वो सुनील की बहन है, ये सिस्टर है। अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है। अतुल कौन था? ये था ना, तो अतुल कौन है? सोनिया, ये है ना सोनिया, इसका क्या है? सन है, इसका सन है। तो अब बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो राजीव कौन था? अतुल का भाई था, है ना, और सानिया कौन थी? माँ थी, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो भाई क्यों बोला भाई? किसका पूछा हुआ? राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो राजीव सोनिया का क्या हो गया? पुत्र होना चाहिए ना, भाई कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी लिखना है इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लिखना है ना, बी सही है। चलिए, हाँ, अगर ये पूछता कि सुनील या कुछ ऐसा तो हो जाता। बताओ 96 का आंसर क्या निकला? नॉर्थ वेस्ट, यू मीन टू से ऑप्शन नंबर बी। चलिए लिख लीजिए सभी लोग ऑप्शन बी, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, है ना। चलिए 97 का कौन सा? 97 लिख रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ मीना, रीना एंड सीमा एंड नीना इज 55, ये सबका सम हो गया। सीमा इज 10 ईयर यंगर देन नीना, अगर सीमा 10 साल छोटी है नीना से, एंड 5 ईयर्स एल्डर देन हर, रीना इज 5 ईयर ओल्डर देन मीना, व्हाट इज नीनाज एज? कुछ निकला इसका? हाँ, नीना से 10 वर्ष छोटी है, आयु में 5 वर्ष बड़ी है। हाँ, इसमें थोड़ा एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन गलत। अब आयोग ने आपके 9 क्वेश्चन काटे थे, मैं बस 2 ही काट रहा हूँ। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अरेंज कर दो। इसका राइट क्या निकला? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 99 का राइट आंसर डी, इसमें भी डी है आई। और ऑप्शन नंबर ए बोल दिया मैंने, बताओ 10th का 100 का क्या निकला? ए निकल गया था ना, इजी था, एक एक शब्द आगे बढ़ा देना बस। आंसर काउंट करो अपना, आंसर्स काउंट करिए कितने कितने आंसर्स आ रहे हैं जल्दी से। देखो 2